यूपी टेट एग्जाम में अगर टॉपर्स की तरह अच्छे नंबर लाने हैं तो स्ट्रैटेजी एक ही फॉलो करनी है और जो सभी करते भी हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना। हम आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं मैथ्स पोर्शन के, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किन चैप्टर से, मेरे कहने का मतलब है मेंसुरेशन से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन, ज्योमेट्री से कैसे बनते हैं, अरिथमेटिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेटा रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इन सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कम टाइम लेंगे लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपने ये मैराथन ही अकेले देख ली तो आप प्रीवियस ईयर क्या मॉडल पेपर भी लगाने अगर बैठोगे तो आपसे वहां पर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखे हैं। 100 क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो मस्ट वॉच ये मैराथन है, जरूर इसको देखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4/9, 10/21 और 20/63 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, मासा पूछा गया है, पर थोड़ा सा ये दिया गया कि संख्याएं ना देकर के क्या दे दी गई है, हमें भिन्न दे दी गई है। और जब भिन्नों के लिए हमें भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो, भिन्नों का अगर मासा ज्ञात करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि अंश का मासा, अंश का क्या निकालते हैं, अंश का मासा निकालते हैं और बटे हर का लासा, ठीक है। अंश का मासा बटे हर का लासा, ये कब होता है, ये होता है जब क्या पूछा जाए, मासा पूछा जाए। तो अंश का मासा निकालेंगे, क्या बन जाएगा, 4/9 है, 10/21 है, 20/63 है। तो 4, 10 और 20 का जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना भाई। 2 से 4 भी कटेगा, 10 भी कटेगा और 20 भी कटेगा। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं कि मासा कैसे निकलता है, ठीक है। तो 2 हो गया। अब इनका लासा क्या होगा, तो 9, 21 और 63। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 63 ही वो नंबर है जो 9 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा, यानी हमारा जो यहां पर लासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 63, और यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो ये है कि ऐसी ही संख्याएं दी होती और आपसे अगर पूछा जाता कि इसका लासा क्या होगा, तब आप कुछ ना करते, बस ऊपर जो आपने यहां पर HCF निकाला है यानी मासा निकाला है, तो मासा की जगह आप ऊपर लासा कर देते और उसके नीचे क्या कर देते, मासा। बस भिन्नों के संबंध में क्वेश्चन दो ही बन सकते हैं, या तो लासा पूछा जाएगा या मासा। आपसे लासा पूछा जाए तो लासा ऊपर रखिए, मासा पूछा जाए तो मासा ऊपर रखिए, बस सीधी सी बात है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन लग जाएगा और आंसर हो जाएगा 2/63 यानी 66। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक एक करके क्रमशः 20% और फिर 15% की छूट देने के जगह एक साथ छूट दी हो तो कितनी छूट देनी पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्काउंट से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो कोई छूट दे रहा है, आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में जाते हो तो वहां पर लिखा होता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, है ना। तो देखो लोगों को लुभाने के लिए 50 प्लस 50, तो बेचारा भोला आदमी होगा, वो कहेगा कि ये तो फिर 100% छूट हो गई ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता किस तरह से है, अगर 20% छूट दी गई है तो पहले मान लीजिए 100 रुपए था, हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, 100 रुपए था और 20% जब डिस्काउंट किया गया होगा तो वो चीज कितने की हो गई होगी, 80 रुपए की हो गई होगी, ठीक है। और फिर से क्या दिया जा रहा है, 15% का छूट। अब जो ये 15% की डिस्काउंट है ये किस पर दी जा रही है, 80 पर दी जा रही है। तो कितना हो गया जाके, तो यहां पर जब आप 15% इसका 80 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10% इसका आएगा 8 और 5% कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा इसका 4, ठीक है 4। तो कितना हो गया 12, यानी कि आपको यहां से 12 और कम करने हैं। कितने कम करने हैं, 12 और कम करने हैं। तो कितना हो जाएगा जाके 8 और ये 7 से 1 6, 68%, ठीक है 68%। अब आप देखिए 60, यहां पर 100 था और यहां पर 68। तो अगर हम ओवरऑल एक छूट की बात करें, भाई यहां तो हमने दो अलग अलग छूटें दी, लेकिन अगर एक छूट की बात करें तो कितने का डिफरेंस हुआ है, आप 100 से 68 जब घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 32% की, और ये डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 32%, ठीक है। और इसी को दूसरी तरह से कैसे लगाया जाता है, एक फॉर्मूला होता है m प्लस n प्लस mn अपॉन 100, बशर्ते अगर छूट है तो m का मान भी -20 रहेगा और n का मान भी कितना रहेगा, -15। बस इनको लगा दीजिए, -20 -15 और प्लस की जगह पर देखिए प्लस ही रहेगा, क्योंकि दोनों का गुणा हो रहा है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो ये 20 में गुणे 15 और बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये देखिए कितना हो गया जाके 20 और 15 35, और अब प्लस और ये माइनस के है ना, और जब इनको हम करेंगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 15 दूनी 30 और यानी कि 10, तो कितना हो जाएगा 3, और ये 3 प्लस के ये माइनस के है तो माइनस का कितना बचेगा 32, यानी जो एक्चुअल छूट आएगी वो कितने परसेंट की आएगी, 32% की। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको दोनों तरह से बता दिया कि चाहो तो आप एक एक करके छूट निकाल लो 100 मान के, या फिर ये फॉर्मूला जो कि एवरग्रीन फॉर्मूला है, कोई बहुत ज्यादा उसमें वो भी नहीं है, आप इससे लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इस तरह से आंसर हमारा 32% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देखिए जो क्वेश्चन अच्छा होगा उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेंगे, बाकी जो सिंपल है चीजें, और ऐसा क्वेश्चन जब आगे आएगा किसी दूसरे साल का जो पेपर होगा तो उसको हम बहुत अच्छे से फिर आराम से कर लेंगे, मतलब वहां पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, कोई ऐसा वृत्त बना होगा और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और जीवा क्या होती है, देखिए ये हो गई इसका वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये तो r बराबर हो गई, और एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जीवा वृत्त के केंद्र से जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी बता रहा है, केंद्र से दूरी क्या होगी, अच्छा ठीक है। तो ये कह रहा है
कि कोई इस तरह से ऐसे जीवा खींची गई होगी, इस तरह से। पहले जीवा ही बना लेते हैं, पहले क्या बना लेते हैं, जीवा ही बना लेते हैं। ये जीवा है और जीवा की लंबाई है 10, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आधे पे देखेंगे तो ये आधी कितनी हो जाएगी, आधी कितनी हो जाएगी, 5, ये 5 हो गई, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या थी, इसकी जो त्रिज्या थी यहां से रेडियस से, ये त्रिज्या कितनी वो बता रहा था, त्रिज्या 13 थी, तो इसको हमने 13 माना। अब हमें जो पता करना है वो ये पता करना है ना, ये कैसे, ये ट्रिपलेट बन गई है। पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो लंब निकल आएगा। तो ये कितना होता है भाई, 13 1 6 9 और 5 25, तो कितना हो जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12। तो ये जो होगी, ये जीवा ये केंद्र से कितनी दूरी पर होगी, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। फिर से एक सेकंड में समझ लीजिए, एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर थी, तो ये उसका केंद्र माना और ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और जीवा क्या होती है, किसी भी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और जब हम केंद्र से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो हमेशा इस जीवा को द्विभाजित करता है, यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर की पूरी है तो 5 इतना हो जाएगा और 5 ही हो जाएगा। अब हमारे सामने क्या आ गया, ये 13 पता चल गया, 5 पता चल गया, तब तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से आराम से अगर ये 90 अंश का बन जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, ये लंब होता है ना, 90 अंश का हो जाएगा, और ये कितनी 5, तो ये कितनी निकल आएगी 12, तो ये 12, तो यही जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर हो। अब वृत्त की परिधि के लिए क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, और इसका जो आंकिक मान है वो उसके क्षेत्रफल के बराबर है, और क्षेत्रफल किसी भी वृत्त का क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इनका आंकिक मान बराबर है तो हम बराबर कर सकते हैं। यहां से हम क्या कर कांस्टेंट में पाई काट देंगे और आर से आर की पावर को काट देंगे, तो वास्तव में आर का मान कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा, यानी 2 इकाई आ जाएगा। क्या है सेंटीमीटर मीटर, इससे मतलब नहीं है, 2 यूनिट आ जाएगा। व्यास का आंकिक मान क्या होगा, जब त्रिज्या 2 आ गई तो व्यास इसका क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है, यानी 4 इकाई इसका मान आ जाएगा, 4 इकाई। तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अगर आपने नहीं ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो गलत होने के चांस हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। लेकिन अगर एक भी बार आपने इसको देखा है और कभी रिवाइज किया है तो फिर ये गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपया है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य क्या होता है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 25% हो, अब वो कह रहा है 25% का क्या मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, तो 25% का लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो हम कह सकते हैं कि यही जो एक है, इसको चाहे जैसे आप लगाना चाहो तो आप, क्योंकि ये अंतर दे रहा है ना, तो अच्छा क्या होगा, बात मोटी मोटी समझो, ये अंतर क्या होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का वो कह रहा है अंतर हम दे रहे हैं, क्या हम दे रहे हैं, हम अंतर दे रहे हैं, तो यही अंतर क्या होगा, यही अंतर तो लाभ होगा, है ना, उसमें क्या दिक्कत है भाई, खरीदी गई लाभ लिया गया, बेची गई, तो ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, लाभ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 25% बराबर, चाहे ऐसे लगा लो, उसको छोड़ दो, मान लीजिए 25% बराबर 210। अब हमसे क्या पूछ रहा था, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य 100 रुपया, 25% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125। तो 25% बराबर जब 210 है तो कितना 125% बराबर क्या होगा, तो ये 25% बराबर है, तो 125 के लिए इसका गुणा कर देंगे, तो 25 पंचे 125, 5 5 और 5 दूनी 10, 1050 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वो हम आपको परसेंटेज में ये बता रहे थे कि तो यहाँ 4 रुपया क्रय मूल्य होगा और 1 रुपया लाभ होगा, तो जब 4 बराबर 210, तो सीधा हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो 4 1 5, लाभ जोड़ करके कितना हो जाएगा 5, तो 5 बराबर जब निकालेंगे तो 1050 आ जाएगा, ठीक है, ये बात है। सॉरी 4 बराबर नहीं, 1 बराबर 210 था, है ना, ये लाभ अंतर दिया था ना, तो 1 बराबर 210, तो ऐसा क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कह रहा है यदि बिंदु ए से बी तक जाने में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस में खूब पूछा जाता है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, ए से कोई बी तक जाता है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर बी से वापस आता है ए तक, तब उसकी स्पीड रहती है 40 किलोमीटर पर आवर। हमेशा इसी तरह का ये दिया होगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, औसत चाल क्या होगी। तो इस कंडीशन में अगर आपसे औसत चाल पूछी जाए, क्या पूछी जाए, औसत चाल बराबर, तो छोटा सा फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां x और y मान कौन से हैं, पहले वाला ये x है तो दूसरी वाली चाल क्या है, y है। मान लगा दीजिए 2 इंटू 60 इंटू 40 और डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40 करोगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसको आप काट दोगे तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर, उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बस होता है इसमें ये है कि जहां से दूसरी जगह पर जाया जाता है और दूसरी जगह से पहली जगह पर किसी दूसरी स्पीड से आया जाता है, तो आने जाने की स्पीड अलग अलग होती है, औसत स्पीड हमसे पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में नाव को, तो नदी के बहाव में देखिए, नदी वाले क्वेश्चन क्या होता है कि नदी के बहाव की दिशा में जब चला जाता है
तो दोनों स्पीड जुड़ जाती है। किसकी किसकी? नाव की स्पीड भी जुड़ती है उसमें, और नदी यानी पानी के साथ में है तो पानी यानी बहाव, जो बहाव है उसकी भी स्पीड आपस में जुड़ जाती है। ये आपको ऐसे ही पता होगा कि अगर पानी के साथ चलोगे तो तेज चलोगे और विपरीत चलोगे तो स्लो चलोगे, ठीक है। तब ये स्पीड जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें ये नाव की भी स्पीड है और प्लस y को हम मान के चल रहे हैं किसकी? पानी की स्पीड, और ये दोनों जुड़ के कितनी हो रही है? 8। अब कह रहे हैं अगर वो बहाव के विपरीत चलता है तो अब नाव किसको काटेगी? धारा को। धारा को हटाएं, माइनस करें, स्लो चलेगी ना, लेकिन फिर भी नाव तो बढ़ेगी, तो तब उसकी स्पीड रह जाती है 6 किलोमीटर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से आपसे जो पूछा जाए उसका मान आप निकाल सकते हो। नदी के बहाव की गति क्या है, तो एक्स वाई से उनके मान आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। 7 हो गई है किसकी चाल? 7 हो गई है नाव की चाल। नाव मानी थी ना x, तो 7 हो गई नाव की चाल। तो धारा की चाल तो ऐसे ही निकाल लीजिए, जब 7 है इसकी तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण वाला है, 45 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। अनुपात वाले क्वेश्चन में आप क्या, यहाँ तो मात्रा भी दे दी गई है, तो क्या 45 लीटर को 3:2 में हम नहीं बांट सकते? बांट सकते हैं। 3 2 5 और 5 में 45 यानी 9 3 27 होगा वहां पर, और ये 2 का मान कितना होगा? 18, 9 दूनी 18। और ये क्या हो गया? मिश्रण में मिल्क है 27 और वाटर है 18। क्लियर हो गया, आपने मात्रा को निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 9:10 हो जाए। कह रहे कितना पानी और मिलाया जाए कि जो अनुपात है वो कितना हो जाए? 9:10 हो जाए। या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसा हमने दे दिया है ऐसा सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा, और नहीं तो आप अपने स्पिरिचुअल माइंड को लगाइए और ये देखिए कि ये कितना हो रहा है। देखिए कितना हो रहा है? 9 तिया, ये 9 का 3 गुना है, तो ये भी 10 का कितना होगा? 3 गुना होगा। और 18 अगर यहाँ पर है, 10 का 3 गुना होता कितना है? 30। तो यहाँ कितना जोड़ा गया होगा? 12 जोड़ा गया होगा, तभी तो 30 हुआ होगा। तो यहाँ पर इसका मान जो आ जाएगा, जोड़े हुए पानी का मान 12 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो भाई, चीजें अगर स्मार्टली हो रही हैं तो फिर मेहनत करने का क्या मतलब, और जहां पर जरूरत हो वहां मेहनत भी कीजिए। पिता की उम्र पुत्र से 2 गुनी है। पिता की उम्र, अगर हम पिता की बात करें तो उसके पुत्र के साथ जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 गुना है। 20 वर्ष पूर्व, बड़े बेसिक तरीके से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इसको क्या मान सकते हैं हम? ये है 2x और ये है x। अब जैसा वो कहता जाए वैसे कर लीजिए। 20 वर्ष पूर्व क्या था? पिता अपने पुत्र का 12 गुना था। 20 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे? इसमें 20 वर्ष घटा दीजिए, बहुत बेसिक तरह से लगा लेते हैं इसको। 2x - 20, हम 20 वर्ष पीछे पहुंच गए। और क्या कह रहा है? पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की, इसको भी 20 वर्ष पीछे ले जाइए, पुत्र को भी। पुत्र की उम्र का ये 12 गुना था, यही तो कह रहा है। 20 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था, तो ये 12 गुना था, तो इधर 12 का गुणा कर दें तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। अब आप इसको लगा सकते हैं। 2x - 20 = 12x - 240, ठीक है। सॉरी ये माइनस है, -240, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब क्या दिक्कत रहेगी? क्या कोई दिक्कत हुई है क्या यहाँ पर? 2x - 20 12x, ठीक है। 12x ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। 10x हो जाएगा और वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220। तो x का मान जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 22। तब x का मान अगर 22 है और 22 x में था कौन? पुत्र। तो ये अगर 22 का है तो ये कितने साल का हो जाएगा? 44 साल का। तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? 22 और 44, दोनों की उम्र हो जाएगी। तो इस तरह से आप बेसिक भी लगा सकते हो। बाकी तो ये होता ही है 2:1, और पहले क्या था अनुपात? 12:1। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अंतर कितने का था इनमें? -20 का। तो क्या हो जाएगा? 12 एकम 12 -2 एकम 2 बराबर 20, और में गुणे इनके डिफरेंस का गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा इसका? 11, ठीक है। तो अब आप काट दीजिए, 10 बराबर ये, तो 1 बराबर 11 दूनी 22। तो 1 का मान 22 आया तो इसका मान कितना आ जाएगा? 44, ये 22 आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है, बट जरूरी नहीं है। अभी स्टार्ट हुआ है, यूपी टेट आप लोग शुरू कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो बेसिक पता होना चाहिए। ये चीजें तो बात की भी हैं और हो भी जाएंगी, और इसके बाद तो हम लोग ऐसा करने लगेंगे कि ऑप्शन देखते ही हम लोग करने लगेंगे, ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी, देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपए का 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो कौन नहीं जानता है साधारण ब्याज बराबर पीआरटी यानी मूलधन में गुणे दर में गुणे समय बटे 100 होता है। और ये क्या होता है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, यही तो होता है। अब पीआरटी पी कितना था? मूलधन कितना था? 10,000 रुपया। आर कितनी दी गई है? 8% वार्षिक, और समय क्या दिया गया है? 9 माह। बस माह को हम किस में बना लेंगे? साल में, और इसके बाद बटे 100, है ना। बस सिंपल सा अगर हम देखें तो 6 7 8 में हम लोग, अच्छा 5 6 में पढ़ के आए तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इस तरह से जब आप इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 3 तियो 9, 3 दूनी 6 और 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
₹600 आ जाएगा आंसर इसका। तो इस तरह से इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है समय 9 माह था, उसको आपको साल बनाना पड़ेगा क्योंकि समय साल में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि व्यंजक व्यंजक क्या है 3x² - 6x प्लस a व्यंजक x - 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा आए और कहा जाए कि इससे पूर्णतः विभाजित हो, तब हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर 2 का मान, x बराबर 2 हम इस समीकरण में मान रख देंगे सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे, अब ये x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 और गुणे कितना करेंगे x का मान फिर से वही लगाएंगे 2 हो गया और प्लस a। ऐसा लिखे उस पूरे समीकरण को किसके बराबर कर देते हैं हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। fx वगैरह अगर उसमें जाओ फंक्शन में तो ऐसे ही होता है, लेकिन आप डायरेक्ट करिए क्योंकि आपको तो अपना टाइम बचाना है। 4 3 12 माइनस 6 दूनी 8 और प्लस a तो चल ही रहा था बराबर 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a का मान a बराबर, अगर इधर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। x बराबर 2 2 दूनी 4 3 12 सही है, 6 दूनी हाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, सॉरी 6 दूनी 12, तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। तो ये a का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा 0, a का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लगेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना होता है, जो व्यंजक दिया है इस पूरे व्यंजक को 3x² - 6x प्लस a इसको 0 के बराबर कर देते हैं और आप मान क्या लगा देते हैं x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 यहाँ पर आप लगा देते हैं, लग जाता है। ठीक है, इसमें रख देते हैं मान, तो आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका, मानिए 3 अंक कहां से शुरू होते हैं, 3 अंक शुरू होते हैं 100 से और कहां तक जाते हैं 999 999 तक जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कितनी संख्याएं जो 6 से विभाजित हैं, तो इससे पहले क्या रहा होगा 99। तो अगर हम देखें तो कुल संख्याएं बनती कितनी है, कुल कितनी संख्याएं हैं 3 से बनने वाली, तो 999 से आप ये घटा दीजिए 99, यानी 900 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे, जो 3 अंक की होती है। सीधी सी बात ये है, तो 900 संख्याएं होती हैं। तो यहां पर तो आप ये भी तरीका लगा सकते हैं, आप 6 का इसमें भाग लगाइए, तो 6 एकम 6 3 0 6 पंचे 30 और ऊपर से 0 आएगा तो 0, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 150। ठीक है, या फिर आप a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा के आप लगा लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। यहां पर जो आपका प्रथम पद है, जो प्रथम पद है वो कौन सा होगा, जाके यहां देखिए प्रथम पद क्या होगा, जाके 100 तो कटेगा नहीं, 100 के बाद प्रथम पद हो जाएगा 102 जो 6 से कटता है, और अंतिम पद कौन सा होगा 996। तो इनके मान जब आप लगाएंगे और इनके बीच का जो अंतर आएगा वो अंतर कितने का आएगा 6 का, इन सभी वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करेंगे और आपका n का मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो a का मान 102, d का मान 6 और इसका मान जो आएगा वो कितने पद है, टोटल कितने हैं 900। इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है सॉरी 996, 900 नहीं 996। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में 20 छात्र भौतिक विज्ञान और 17 गणित और 12 भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों पढ़ते हैं। इस तरह से कॉलम 2 बनाए जाते हैं। ऐसा सवाल जब आए तो ये है मैथ वाले और ये मैथ वाले हैं, ये फिजिक्स वाले हैं। कह रहा है एक कक्षा में 20 छात्र भौतिक विज्ञान, 20 छात्र भौतिक विज्ञान और 17 छात्र गणित पढ़ते हैं, 17 छात्र गणित पढ़ते हैं, जबकि 12 भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों पढ़ते हैं और 12 जो है वो भौतिक विज्ञान गणित दोनों पढ़ते हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए जब ऐसा सवाल आए तो आपको करना क्या है, देखो ये जो 12 हैं ये 17 में भी शामिल होंगे और ये 12 किसमें शामिल होंगे 20 में भी शामिल होंगे। तो 20 और 17 को जोड़ दीजिए, 20 और 17 को जोड़ दीजिए और माइनस ये 12 दो बार जुड़ गया है क्योंकि 17 वाले में भी 12 जुड़ा है और 20 वाले में भी जुड़ा है, तो इसको एक बार घटा दीजिए। तो जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20 और इससे 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, नहीं टोटल कितने हो जाएंगे 25। कुछ गड़बड़ है शायद यहाँ पर। भौतिक विज्ञान गणित दोनों पढ़ते हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 17 जोड़ा गया कितने हुए 37 हुए। 37 से 12 दो बार जुड़ गए तो 12 आपने घटा दिए तो कितना आया 25 ही आएगा आंसर। कितना आ जाएगा 25। कुल कितने छात्र हैं 25। ये सवाल अधूरा है। ये सवाल जब हमने पढ़ा था तब ऐसा नहीं था, इसमें और भी डिटेल थी। शायद 10 छात्र हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ये और आगे लगा था 10 छात्र हैं जो क्या है, जो दोनों नहीं पढ़ते हैं, जो दोनों नहीं पढ़ते हैं, वो 10 यहाँ पर और जुड़ने थे तब जाके कितना होता 35, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं, जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने है, उसके हिसाब से आंसर 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। कह रहे 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर धनराशि है वो 4 गुनी हो जाएगी। तो एक है, माना कि 1 रुपया है, क्या मूलधन 1 रुपया है और इसको हमें 4 गुना करना है, तो कितना करना है 4 रुपया करना है, यही तो है।
तो सिंपल सा अगर हम देखें, 1 रुपए को हमें कितने रुपए बनाने हैं, 4 रुपए बनाने हैं। एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज के साथ कितने मतलब 4 गुनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना हो जाएगा 3%, 3 रुपए का यहाँ पर ब्याज उसको मिल जाए, कितने का मिल जाए, 3 रुपए का ब्याज उसको मिल जाए, बस काम बन जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना था, मूलधन में गुणे दर कितनी थी 15, में गुणे समय तो पूछे ही गया है, और बटे 100, यही तो करना था। 15, ये कितना हो जाएगा, t बराबर 100 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो जाएगा 20 वर्ष। आंसर हमारा आ जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये 4 गुना 20 ईयर्स में हो जाएगा। बाकी देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 1 बटे, ये है 1 बटे 1 में गुणे 2 प्लस 1 बटे 2 में गुणे 3 प्लस 1 बटे 3 में गुणे 4 प्लस डॉट डॉट है शायद 1 बटे 49 में गुणे 50। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप लिख सकते हो 1 बटे 2 माइनस 1 माइनस 1/2 लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3, कैसे अभी बताएंगे, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4, ऐसे करके लिख सकते हो 1/49 माइनस 1/50। क्यों लिख सकते हो वो देख लो पहले। 1 से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा, जो इसका वास्तव में मान है 1/2। ये कितना है 1/6 है, देखो जरा इसको आप 3 दूनी 6, नीचे 6, और फिर 3 एकम 3, इधर देखिए 6 2 3 6, 3 इधर आएगा, माइनस 3 दूनी 6, 2 इधर आ जाएगा, तो क्या जाएगा 3 से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी 1 बटे और 3 दूनी 6, यही मान हमने अगर नीचे इसको ऐसे कर दिया तो यही मान है। बस अब ये आप देख लीजिए, अब हम कर क्या सकते हैं, हम 1/2 से 1/2 काटेंगे, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4 आगे आएगा उसको भी काटेंगे, और ये सब करते रहेंगे। क्या आगे कट जाएगा, यहाँ इससे पहले आएगा 48 और 49 आया होगा, इससे पहले क्या आएगा 48 गुणे 49, यानी 49 भी कट जाएगा। तब आपके सामने क्या बचेगा 1 माइनस 1/50 बचेगा। तब आप इसको जब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 50 से 1 गया, यानी 49/50, यही आपका आंसर हो जाएगा 49/50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं, ठीक है, अनुपात 2 के अनुपात, यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो उनमें अनुपात 3:5 हो जाता है। तो 1:2 को क्या लिख सकते हो आप, 1:2 में है मतलब पहली x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 2x। अब प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो आप भी प्रत्येक में 7 जोड़ दीजिए, तो अनुपात जो बन जाएगा वो 3/5 का अनुपात बन जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका x का मान आ जाएगा, कोई ऐसा यहाँ पर एलियन क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, यदि आयत की लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए। देखिए लंबाई को किया जा रहा है 2 गुना, 2x किया जा रहा है, और जो चौड़ाई होगी उसको क्या किया जा रहा है आधा, यानी 22/2 किया जा रहा है, आधा किया जाता है। तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो कुछ नहीं बढ़ेगा, पहले भी x इंटू वाई रहेगा, और जब इनका भी गुणा करोगे तब भी 2 से 2 कट जाएगा, तो x इंटू वाई ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो 0% का परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक पृष्ठ है, ये घन का एक पृष्ठ है ये वाला, और इसका जो परिमाप दे रहे हैं वो कितना है 20 है, 20 सेंटीमीटर है घन का परिमाप। तब 4 भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं होंगी, 4 का भाग लगाओगे तो एक भुजा की जो लंबाई आएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, कौन, एक भुजा। अब क्या पूछ रहा है, तो इसका आयतन क्या होगा, और घन का आयतन का फार्मूला होता है क्या, भुजा की घात 3, यानी कि 5 की घात 3, तो कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 125 घन सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी नजर पड़ रही है क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उसी तरह के क्वेश्चन आपको उठा के देखिए, तो 100 क्वेश्चन ये हमने लिए, इसके बाद भी अगर जो बचेंगे अच्छे क्वेश्चंस तो एक और इसकी मैराथन कर देंगे, तो मैथ का पूरा प्रीवियस ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको पॉलिटी की क्लासेस मिल रही हैं, और आपको सीडीपी की क्लासेस मिल रही हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको चैनल पे दिया जा रहा है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सेशन अगर पसंद आ रहा हो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चित्र अनुसार यदि कोण बी, ये देखिए चित्र यहाँ पर दिया नहीं है बट हम बनाए दे रहे हैं, ये चित्र बनेगा। हाँ, चित्र के अनुसार यदि कोण बी अनुपात सी, ये है बी, ये है सी, ये है ए, सी 2:3 है, इनका मान है जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, यदि बाह्यकोण, ये वाला बाह्यकोण 130 अंश का है, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होगा शायद, अगर आपने ज्यामिति पढ़ी होगी, कि जो बाह्यकोण होता है वो उसका जो मान होता है वो दो अंता आमने सामने के जो अंता कोण होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। और अगर ऐसा नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको आप निकालोगे 50, इसको कितना निकालोगे, इसको आप, ये रेखा 180 अंश की होगी तो ये आप कितना निकालोगे 50, तब भी तो 180 से घटाओगे तो इन दोनों का मान तो 130 ही आएगा। तो वही हम कहना चाह रहे हैं, इनका मान 130 ही आएगा दोनों का। अनुपात 2:3 दिया है, तो 2:3 में बस हमें इसको बांटना है, 3 2 5, 5 का भाग लगाइए इसमें, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 30, 5 छक्का 30, तो एक तो हो जाएगा 26 डिग्री, और अगला नहीं सॉरी, एक का मान आया 26, तो एक हो जाएगा 26 दूना 52 डिग्री, और एक हो जाएगा कौन सा पूछा जा रहा है हमसे, बी पूछा जा रहा है ना,
बी तो 52 डिग्री हो जाएगा, बी का मान ही दो है, तो 52 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। तो कुछ नहीं होता, जो ये कोण होता है वो इन दोनों का योगफल ही होता है वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यदि एबीसी का माध्य m है, माध्य का मतलब है a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर m के है, यही होता है माध्य, उसका एक्चुअल में क्या है, औसत है। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर m है। तो आगे क्या कह रहा है, तथा तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा, हमसे जो पूछ रहा है उसको हम यहां पर लिख सकते हैं, लिख देते हैं जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3 हमसे पूछ रहा है, बस ये सिंपल सी बात है, ये हमसे पूछ रहा है भाई। इसका माध्य का मतलब है तीनों को जोड़ करके 3 का भाग। अब ये हम बनाएंगे कैसे, ये सिचुएशन हम कैसे लाएंगे, तो ये सिचुएशन लाने का तरीका, एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होता है फॉर्मूला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जो चीज दी गई उसका मान लगा देते हैं हम लोग। क्या लगा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी का मान यहां पर नहीं दिया गया है। अच्छा कोई नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का मान, हाँ ये दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान, यहां से ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 3, इधर 3m हो जाएगा, वही यहां पर लगा दीजिए। तो 3m का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे प्लस 2 इंटू इनका मान लगा दीजिए। तो इनका मान ऑलरेडी उन्होंने 0 दे दिया था, तो आप 0 लगाओगे तो ये पूरा मान भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का 9m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही बचेगा। और हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3। तो जब आप इसके बटे 3 करोगे तो आपको इसके भी बटे 3 करना पड़ेगा। तो जब करोगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, 3 का 9m स्क्वायर, किसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का 9m स्क्वायर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कभी कभी हमें ये इस तरह के जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर, और वो दिख जाता है। जब अन्य चीजें दी होती है तो हमें समझ में आ जाता है, क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो क्लियर हो जाता है, बड़ी आसानी से चीज सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी वही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। टी स्क्वायर, इसको कर लेते हैं टी स्क्वायर, और ये जो 4t है इसको उधर कर देते हैं, टी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस यहाँ बन रहने दीजिए, और बराबर 4t उधर कर दीजिए, तो 4t। ठीक है, अब इसमें t का भाग लगा दीजिए। t का भाग जब हम लगाएंगे उससे देखिए क्या होगा वो दिखाते हैं। टी स्क्वायर प्लस 1 ये हमने रहने दिया, ये दोनों रहने दिए, और ये उधर कर दिया। अब t का भाग लगाने पर, जब भाग लगाएंगे तो कैसा बनेगा, ये t से t स्क्वायर चला जाएगा तो t बचेगा, प्लस 1 में t का भाग लगेगा तो 1/t, और इधर से ये t चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4। हमें मिल गया है t प्लस 1/t इज इक्वल टू 4। और ये हमने बनाया क्यों, या हमने ये क्यों क्रिएट किया, क्यों हमने ऐसा किया कि ये बन जाए, तो उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि t क्यूब प्लस 1/t क्यूब का हमें मान चाहिए, और ये एक्चुअल में किससे निकलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब जब आप करोगे तो क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आएगा इंटू a प्लस बी। अब यहां पर आप जब इसका होल क्यूब करोगे, तो चलो देखते हैं क्या बनता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी t क्यूब प्लस 1/t क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मतलब t इंटू 1/t है ना, 1/t, 3ab इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान है 4, तो यहाँ 4 लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए t से t कट गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3 ये था 4 ये था, तो 4 क्यूब 12 है बराबर। अब आपको इसके बराबर में क्या चला, हमने इसका क्यूब किया था ना, तो इसके बराबर 4 था तो 4 का भी क्यूब होगा, तो 4 चकू 16 चकू 64। अब t क्यूब प्लस 1/t क्यूब अगर केवल निकालना हो तो 12 को उधर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे जाके। जब 12 घटाएंगे तो यहाँ मान कितना आ जाएगा, 64 में माइनस 12, तो ये आ जाएगा 52। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 52। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, किसी भी भर्ती की प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा वहां पर। और ये तो अच्छा खासा थोड़ा स्टैंडर्ड था। वैसे इसमें तो सीधा सीधा ऐसे देते हैं, जैसे अगर x में दिया हो तो क्या देते हैं, x प्लस 1/x बराबर 3,
तो पूछा जो जाता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, ऐसे पूछते हैं ये लोग क्वेश्चन। ये वाला जो सिंपल पूछा जाता है वो होता है x प्लस 1/x बराबर 3, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। लेकिन आपका और ज्यादा टफ बना दिया, तो हमें इस वाले को सबसे पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ा। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तब जाके हमने उसको क्यूब किया और मान लगाया, तो हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। देखिए, गणित कोई गणनाओं का ज्ञान हमें कराना है तो आप खेल विधि से, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय नहीं कह सकते हैं, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो बोरिंग सब्जेक्ट है। तो जितना आप उसको एक्टिविटी के माध्यम से, खेलों के माध्यम से सिखा पाओगे उतना ही अच्छा होगा, और प्रयोग करने के माध्यम से। तो ये दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गणित अधिगम में आकलन के लिए शैक्षिक सिद्धांत निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो गणित में अगर हमें आकलन करना हो तो कौन सा शैक्षिक सिद्धांत कार्य करता है? पाठ्य वस्तु का सिद्धांत। जो भी बच्चा स्कूल में रहकर पाठ्य सहगामी क्रियाएं करता है, पठन करता है, शिक्षण से रिलेटेड जो भी कार्य करता है वो पाठ्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अधिगम व समानता का सिद्धांत जो कि उसी से रिलेटेड है, तो ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गणित अधिगम के आकलन का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है। और गणित के अधिगम का अगर हमें आकलन करना हो तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? पाठ वस्तु का सिद्धांत है, इससे सीखा जाता है। अधिगम का सिद्धांत बिल्कुल है, पक्षपात का सिद्धांत नहीं होता है, निष्पक्षता का सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि आप आकलन कर रहे हो तो समानता और निष्पक्षता दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीक है। देखिए, छानबीन की जाती तभी स्व आकलन होता है, तुलना करना, स्व विश्लेषण करना, ये सभी चीजें स्व आकलन में आती हैं। आप किसी से कंपैरिजन कर सकते हो, छानबीन कर सकते हो और अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो, तो ये सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता है। गणित सटीक होती है। आपको पता होगा गणित में परिवर्तन नहीं होता है, सटीक होती है। जो उसकी जो निष्कर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? सिद्ध निष्कर्ष निकलते हैं। सुस्पष्ट भाषा होती है, ऐसा कुछ भी वहां पर मैथ्स में अगर एक भी प्लस की जगह कहीं पर आपने माइनस कर दिया है तो समझ लीजिए काम गया आपका काम से, है ना। तो इस तरह से चीजें कैसी होती हैं? बहुत ही क्लियर क्रिस्टल होती है। तो यही दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला, 3 पदों के लिए 7 अभ्यर्थी हैं, पदों को कुल कितने प्रकार से भरा जा सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पर क्या होगा? 7 अभ्यर्थी हैं और 3 पद हैं, तो 7, 6 और गुणे 5। इसका जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 और 7 21, यानी 210 तरह से हम उसको भर सकते हैं। इसको देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आए तो 7 के नीचे वाले कहां तक जाएंगे? 3 पदों तक हम जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, आपको पता है अगर नॉर्मल ईयर है तो क्या होता है? 365, बट जब आप 7 करोगे तो 52 सप्ताह आएंगे प्लस 1 विषम दिन आएगा। ये क्या आएगा? 1 विषम दिन आएगा। और अगर लीप ईयर है, क्योंकि 2020 लीप ईयर है, तो वहां पर क्या होगा? 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन आएंगे, है ना। विषम दिन मतलब होता है 7 का भाग देने के बाद जितने दिन शेष रह जाते हैं उसे विषम दिन कहते हैं। कैलेंडर वगैरह में आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या? ये 52 सप्ताह यानी 52 तो रविवार होंगे, 52 सोमवार होंगे, 52 मंगलवार होंगे, ये बात है। ठीक है, अब ये जो 2 दिन है इसमें क्या हो सकता है? इसमें कैसे हो सकता है? या तो रविवार और सोमवार होगा, या फिर शनिवार के साथ रविवार होगा। तो यहां पर रविवार कितने तरह से आ सकता है? 2 तरह आ सकता है। तो यहाँ की इसकी प्रायिकता भी क्या होगी? 2/7। मतलब जो प्रायिकता हो सकती है 7 दिनों में रविवार 2 बार आ सकता है। ये मतलब जो 7 दिन होते हैं उसमें रविवार 2 है, 2 बार आ सकता है। ठीक है, और बाकी कॉम्बिनेशन दूसरा भी हो सकता है, मतलब सोमवार मंगलवार भी हो सकते हैं ये, लेकिन जो प्रायिकता इसकी आने की है वो कितनी है? 2। चलिए, अगला है, निम्न में कौन सी संख्या 51, और जो भी ये दिया हुआ है बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो इस तरह का है किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप कुछ ना करो, इसको इतना बड़ा देख करके आप जो सभी कॉमन में क्या है, क्या 5 की पावर 71, आप सॉरी 5 की पावर आप 71 कॉमन ले लीजिए। 5 की पावर 71 कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ 71 चला जाएगा तो मात्र 5 बचेगा, 5 की घात 1 बचेगा, प्लस यहाँ 5 की घात कितना बचेगा? 5 की घात 2 बचेगा। ठीक है, अब आप देखिए 5 की घात 71 आपने कॉमन लिया था, प्लस देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है? 5 1 6 और ये 25, 25 से 31 बच रहा है। क्या कोई संख्या ऐसी है जो 31 हो यहाँ पर या नहीं है? यानी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक और ऐसा करो जो अंदर चला जाए। 31 से कटने वाली कोई है? हाँ, 155 है, तो आप 5 एक और अंदर कर दीजिए, तो 5 की घात 70 बाहर रहने दीजिए, गुणे 5 एक अंदर कर दीजिए और किसमें गुणा कर दीजिए? 31 का, और 31 पंचे 155 होता है, यानी ये संख्या किससे कट जाएगी? 155 से कट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि a² + b² बराबर 45 हो और a × b बराबर 18 हो तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा। तो क्या करना है, आप यहाँ पर अपने दिमाग से कंसीडर कर लो। यहाँ पर हम क्या ऐसे मान रखें कि जिनका वर्ग करें तो 48 हो जाए और गुणनफल करें तो 18 हो जाए। तो 6 3 18 छचरंग 36 प्लस 3 3 त्रिका 9 और 36 9 कितना होता है? 45। यानी एक संख्या कितनी है? एक संख्या 6 ली गई होगी और दूसरी संख्या कितनी ली गई होगी? 9। 6 यहाँ, और इनका गुणनफल भी देखिए, गुणनफल करके देखिए तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बस आपको क्या करना है? 1/a 1/6 + 1/3। इसको देख लीजिए, आप क्या हो जाएगा? 6 6 कम 6 1 + 3 दूनी 6 3 सॉरी 2
तो कितना आ जाएगा 2 1 3 3/6। तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 प्लस माइनस 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। इस तरह से आप बना दीजिए, एक वृत्त है, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को ए पर स्पर्श करती है। इस तरह की कोई टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींची गई होगी पी ए और क्यू। ठीक है, करता है ए पर, तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इस तरह से कुछ बना होगा, ए बी ऐसे करके कुछ बना होगा, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों शीर्ष किससे परिधि से टच करते हो। ठीक है, यदि कोण सी ए क्यू बराबर 70, ये केंद्र होगा यहाँ पर सी ए क्यू, ए बी सी डी मानिए इसको, है ना। हाँ, क्या कह रहा है, यदि कोण सी ए क्यू 70 है, सी ए और क्यू ये वाला 70 है, देखिए हम बना दें इसको, सी ए क्यू ये अगर 70 है तो क्या पूछ रहा है, 70 है तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए बी और सी यानी इसका पूछ रहा है। तो देखिए अब होता क्या है वो देखिए, ये अगर कोई वृत्त पर कोई टेंजेंट खींचे और वो किसी एक जगह पर स्पर्श करती हो तो जीवा द्वारा यहाँ जो कोण बनेगा वो इस वाले कोण के बराबर होता है। ये अगर 70 है, इस जीवा और इस टेंजेंट को जो मोड़ते हुए कोण बन रहा है, तो ये भी कितना होगा 70। चक्रीय चतुर्भुज ये कहता है कि उसके आमने सामने के कोणों का योगफल सदैव कैसा होता है, 180 अंश होता है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे इसका और इसका 180 अंश आएगा, इसका योग और इसका अंश भी 180 अंश आएगा। तो ये अगर 70 है और इसका 180 दोनों का होता है तो ये कितना हो जाएगा 110। आमने सामने के कोणों का योगफल कैसा होता है, जो ऐसे चक्रीय चतुर्भुज बना तो ये जो आमने सामने के कोण है इनका योगफल 180 होता है, ये कहना चाह रहा है। तो ये 70 है तो कितना हो जाएगा 110, और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब हाँ, ये आपका सेट चेंज हो चुका है, अभी सेट दूसरा चल रहा होगा 30 क्वेश्चन के बाद। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 8 का क्या दिया गया है, क्रय, और बराबर कह रहे हैं 6 का विक्रय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इतनी बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि आपको काउंट नहीं बताया जा सकता, इतनी बार पूछा गया। 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर 6, यही होता है इसमें, इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे क्या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस आपको क्या करना है, जहां पर विक्रय वहां पर आप क्रय कर दीजिए, और जहां पर क्रय है उसके नीचे आप विक्रय कर दीजिए। अब क्या बन गया, 6 रुपए में कोई चीज खरीदी और 8 रुपए में बेची तो क्या हुआ होगा, लाभ। कितने का, 2 का। और लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना था 6, तो 2/6, और प्रतिशत में निकालोगे तो 100 का गुणा कर दीजिए तो ये मान आ जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा उसको। 33 सही 1/3 मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो देखिए इसके लिए तो आपको बस एक ही तरीका है, 3/5 और 4/5 इनके मान निकाल लीजिए आप। इनके मान जब आप निकालेंगे तो आप आराम से लगा ले जाएंगे। कितना हो जाएगा 0.6 और ये कितना हो जाएगा 0.8। अब यहाँ पर 16/3 ऐसी संख्या है जिसका मान इसके बीच में नहीं आएगा, अलग आएगा मान। ठीक है, तो जब आप इसको लगाएंगे तो मान कैसा आएगा, अलग आएगा। और बाकी इनका मान देखिए 70 है तो 0.7 आएगा, है ना, इसी के बीच में है। ये देखिए 19 को काटोगे तो भी आप 0 पॉइंट, और 19 190 तो कितना आ जाएगा 190, 0 तिछाक 18, 6 पॉइंट कुछ आएगा जाके, इससे आगे आएगा। तो इस तरह से सभी मान आ जाएंगे, बस यही चौथा है जो नहीं आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपया है। कितना, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबर की कीमत जो है वो कितनी है, 92 रुपए है। तो 8 पेंसिल 16 रबर का मूल्य दिया है, 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य दिया है 68 रुपए, तब 24 पेन का मूल्य बताओ। देखो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या है, पेंसिल है, सॉरी 8 पेंसिल, हाँ ये पेंसिल है, पेंसिल और रबड़ है, और यहाँ पर क्या है, पेन पेंसिल रबड़। तो जो चीज कॉमन है वो देखिए आप, क्या चीज कॉमन है, ये चीज यहाँ पर कॉमन है। यहाँ पर जरा एक काम करते हैं, जितने पेन और रबर यहाँ पर हैं उतना वहां पर देखिए गुना करें। अगर 8 है तो 4 गुना यहाँ करते हैं, 16 है तो यहाँ पर भी 4। तो हम इस पूरे में अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो क्या बनेगा, 4 3 12, 12 पेन प्लस 4 दूनी 8 पेंसिल प्लस 4 से 16 रबर की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 ने 36, कितनी हो जाएगी, 4 ने 36। ठीक है, इतनी हो जाएगी। अब आप ये मान वहां पर लगा सकते हो, ये मान लगा सकते हो किसकी जगह पर, 8 पेंसिल और 16 रबर की जगह। कितना आ जाएगा, कितना लगाओगे 68, तो 12 पेन बराबर, यहाँ 368 था उधर, और ये 68 उधर घट जाएगा, जाके प्लस में था ना तो 68 घट जाएगा। तो 12 पेन बराबर 300, तो कितने पेन का पूछ रहा था, 24 पेन का पूछ रहा था। तो 24 पेन बराबर 300 दूना 600,
तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया हो। देखिए केवल 3 कोण अगर हमें दिए हो तो आप त्रिभुज नहीं बना सकते। आप कैसे बना सकते हैं, 2 कोण हो, 1 भुजा हो, बन जाएगा। केवल 3 भुजाएं दी हो तब भी बन जाएगा। 2 भुजा और उनके मध्य कोण हो तो भी बन जाएगा। बट केवल 3 कोणों से किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः कितनी वृद्धि की जाए। देखिए लंबाई में 50% की और चौड़ाई में कितनी की जा रही है, 20% की वृद्धि की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। तो इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी या कितना गुना हो जाएगा। तो पहले कुल वृद्धि देख लेते हैं, कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी। कुल वृद्धि, अब एक फार्मूला शुरू में हमने बताया था, m प्लस n प्लस एम एन अपॉन 100, बस वही लगा दीजिए यहाँ पर। तो पहली वृद्धि है 50, सॉरी कुल वृद्धि में पहली कितनी हो जाएगी, 50 प्लस वृद्धि, 50 प्लस कितनी है 20, 50 प्लस 20 प्लस 50 गुणे 20 और बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा। 50 20 50 20 70 और 10 15 10 80। तो टोटल ये कितना आ जाएगा, 80% की क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और ये 80% की वृद्धि किसमें होगी, क्षेत्रफल में होगी। ठीक है, तब पूछ रहा है तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए 180 हो गया है और पहले कितना था, 100 था। पहले 100 था, 80% बढ़ गया है तो 180 हो गया होगा। अब कितने गुना बढ़ जाएगा, तो बस कर दीजिए 10 एकम 10 और कितना बचेगा, 8/10 बचेगा, यानी 4/5। एक सही 4/5 गुना हो जाएगा, एक सही 4/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट पैमाने में तापमान कितना होगा। देखिए जब सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो C/5 सेल्सियस बटे 5 इंटू F-32 डिवाइडेड बाई 9 होता है। ठीक है, और केल्विन के लिए शायद इसी को करते K-273 बटे 5 होता है शायद। ठीक है, यहाँ तक ही करते तो ये होता है। अब आप जब सेल्सियस का मान यहाँ पर दिया गया और रखोगे तो यहाँ फारेनहाइट का जो मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 98.6 फारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर है तो सबको पता भी होता है कि यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट और 9 का स्क्वायर जो दिया है वो कितना मान उसका दिया है, 285 हो, तो हमसे पूछ रहे हैं क्या 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर, इस तरह से 0.99 होल स्क्वायर तक का मान हमें ज्ञात करना है। तो जो है उसको पहले लिख लेते हैं। 0.11 का स्क्वायर हमें पता करना है, प्लस 0.22 का होल स्क्वायर हमें पता करना है, प्लस 0.33 का होल स्क्वायर हमें पता करना है, प्लस डॉट डॉट 0.99 का होल स्क्वायर हमें पता करना है। हम इसको क्या करें कि ये फॉर्म मिल जाए, ऊपर वाले को हम क्या करें कि हमें ये फॉर्म मिल जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बटे 10 करें, 11/10 कर सकते हैं, इधर डेसिमल हट जाएगा, 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 22/10 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरा मतलब पूरा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 99/10 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 11 का स्क्वायर ऊपर से अगर हम निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11 का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर क्या कर लें, 11/10 का स्क्वायर अगर हम निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो कुछ बचेगा नहीं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, 1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ भी 11 चला गया तो 11 दूनी 22 था, तो यहाँ पर भी किसका, 2 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट चलते चले जाओगे तो कितना स्क्वायर बचेगा, 9 का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 11 121 होता है बटे ये 100 हो जाएगा, और यहाँ जो मान ये है कितना, 285, ये किसका मान है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 285 आप इसका मान लगा दोगे। जब आप इसका 285 मान लगा दोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका मान आ जाएगा 3.4485 आ जाएगा। ठीक है, ये उत्तर आपका आ जाएगा। 285 भी तो था, हाँ 285 भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष में बढ़ी बराबर दो गुनी हुई है ना, 2 गुनी हुई है तो मतलब एक बड़ी होगी, बड़ी एक, तो उसी ब्याज दर से तिगुनी कब होगी। तो अब कितनी बढ़ानी है, तिगुनी 3 गुनी करनी है। तो अब कितनी वो राशि बढ़ जाए, एक थी तो एक बड़ी 2 गुनी हुई। अब 10 वर्ष में ऐसा हुआ कि एक बड़ी हो, तो कितने वर्ष में 2 बढ़ेगी, तो 10 गुना 20 वर्ष में। तो यहाँ एक बड़ी थी 10 वर्ष में, तो 2 कब बढ़ेगी, 20 वर्ष में। और जब 2 बढ़ जाएगी तो वो हो कितनी जाएगी, 1 + 2 यानी तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। एक व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है, ये इस तरह का एक पार्क है और इस पार्क में 80 मीटर व्यास है, और ये हम कह सकते हैं कि ये इसका पार्क का क्या है, व्यास है, और इसकी लंबाई कितनी, 80 मीटर व्यास है। वृत्ताकार अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो ये है, अब वर्गाकार खेल का मैदान बना है तो वो किस तरह से बना होगा। अगर हम इस तरह से कुछ बनाए, ऐसा बनाए, इसको हटा दें इस वाली लाइन को, मान लीजिए हमने अधिकतम बना दिया थोड़ी देर के लिए, ये अधिकतम बना दिया, ठीक है, ये अधिकतम बना दिया, तो ये जो है ये व्यास, ये है 80 मीटर, ये कितना है 80 मीटर, ये बात वो कह रहा है। ठीक है,
ये व्यास 80 मीटर है, अधिकतम है ना, तो 80 मीटर हो जाएगा व्यास, और ये उस पर जो वर्ग बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा, तो उस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो 80 मीटर होगा, बात इतनी सी है, ठीक है। मगर खेल का मैदान है, अब बना है खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब वर्ग का विकर्ण होता क्या है, वर्ग का जो विकर्ण होता है तो √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू भुजा बराबर कितना है 80, तो ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 80/√2, और हमें इसका क्या निकालना है, इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैदान का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, ए स्क्वायर होता है, और ए का मान आप पहले निकाल चुके हो कितना 80/√2, इसका आप कर दीजिए वर्ग, क्योंकि भुजा है तो इसको आप क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, जब आप वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 8×6400, और नीचे √2 का वर्ग करोगे तो √2 का गुणा होगा तो 2 ही आ जाएगा, तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3200 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3200 वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, पाई आरेख में इसका संगत कोण क्या होगा। देखिए ये होता है इस तरह का कुछ वो बात कर रहा है कि इस तरह की वो कुछ बात कर रहा है कि ऐसे करके 240 अंकों की परीक्षा में किसी पर, तो ये जो पूरा था ये कितने अंक का था 240 अंक का, और ये पूरा पाई में अगर हम इस तरह से देखें तो कितने अंश होते हैं, तो हम कह सकते हैं जो 240 अंक थे वो पाई चार्ट में टोटल कितने अंश के बराबर होंगे 360 अंश के बराबर होंगे। 240 अंक कितने अंश के बराबर होंगे 360 अंश के बराबर होंगे, तो एक अंक कितना आ जाएगा 360/240 हो जाएगा। और कितने अंक का वो पूछ रहा है, कह रहे हैं 52 अंक उसने प्राप्त किए, तो 52 अंक का पाई आलेख में मान कितना होगा गुणे 52 यहाँ पर कर दीजिए, गुणे 52 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 26, और इसका गुणा कर दीजिए 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78, तो उसका मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 78 डिग्री आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पूरा 360 है तो वो कुछ इस तरह से इतने में वो सब्जेक्ट रहा होगा 78 डिग्री में, उस सब्जेक्ट के हिस्से में जो पड़ा होगा 52 अंक में वो कितना पड़ा होगा 78 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 78 डिग्री पड़ा होगा अंश। यदि पी का पी परसेंट 36 हो, पी का पी परसेंट 36 हो, पी परसेंट कितना हो 36 हो, तो पी का मान होगा, तो पी का मान क्या होगा भाई, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 3600 का वर्गमूल लोगे, 3600 का वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 60, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 2352 बराबर दिया गया है, 2352 को कैसे किया गया है 2 की पावर x में गुणे 3 की पावर y में गुणे 7 की पावर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। आप इसको जब काटोगे 2352 के जब फैक्टर करोगे तो 2 के फैक्टर 4 बार होंगे, गुणे 3 का फैक्टर 1 बार होगा, गुणे 7 के फैक्टर 2 बार होंगे, इस 7, तो इस तरह से अगर इनका गुणा करोगे तो मान आएगा 2352, तो हम कह सकते हैं 2 का 4 बार नहीं हुआ 2 का 4 बार, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर कितना है 4 है, ठीक है, 2 की पावर 4 है ये x का मान, और 3 की पावर 1 है यानी y का मान, और 7 की पावर 2 है यानी z का मान, तब 4 1 5 और 2 7, तो टोटल इनका जो किसका x प्लस y प्लस z का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बस करना नहीं था, हमें क्या करना था, इसको इसके फैक्टर करने थे, तो 2 के कितने बने जाके 1 2 3 4, 2 के घात 4, इस तरह से, तो सबके अलग अलग बन गए, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 100 के समभाजकों की संख्या होगी, तो 100 के समभाजक क्या होंगे 2 से कटेगा, 100 4 से कटेगा, 100 4 के बाद 10 से कटेगा, 10 के बाद 20 से कटेगा, 20 के बाद 50 से कटेगा, 50 के बाद 100 से कटेगा, तो इस तरह से इसके समभाजक कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे समभाजक। तो ये भाजक तो और भी है भाई, 5 से भी कटता है ना, लेकिन 25 से भी कटता है, लेकिन इनको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि समभाजक नहीं है, समभाजक यही है, तो कितने हो जाएंगे टोटल 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा 15 में गुणे 15 में गुणे 15, और इसमें काटे जाने वाला जो घन है उसकी एक भुजा कितनी है 3, तो उसका पूरा घन का आयतन 3 में गुणे 3 में गुणे 3, तो ये हो जाएगा बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, संख्या निकल आएगी, तो संख्या के लिए ऐसे ही निकालते हैं कि बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, जब आप काटोगे तो ये सब कट जाएंगे, तो उत्तर आ जाएगा 125, तो कितनी संख्या होगी जाके 125 संख्या होगी छोटे घनों। क्वेश्चन एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, देखिए अंतःकोण बहुकोण मतलब बहुभुज पे अंतःकोणों से संबंधित या बाहुकोणों से संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी यूपीटेट की परीक्षाओं में पूछा गया और सीटेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कैसे इसको करते हैं, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना 2160 डिग्री है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल होता क्या है n-2 इंटू 180 होता है 180, और ये योग आपको दिया गया है कितना 2160 के बराबर। अंतःकोणों का योग हम लिख सकते हैं यहाँ पर बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180। अब बस आप लगा दीजिए इसको 0 0 काट दीजिए, 18 1 18 और 18 दूनी 36, तो n बराबर जो आ जाएगा 2 उधर चला जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 14, यानी जो बहुभुज होगा वो कितनी भुजाओं वाला होगा 14 भुजाओं वाला बहुभुज होगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
अब यहीं पर अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रत्येक अंता कोण, तब आप क्या करोगे, n-2 इंटू 180 बराबर 2160 करोगे और डिवाइडेड बाई n, 14 का भाग लगा दोगे तो लग जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य गुणांक है। सबसे छोटा अभाज्य गुणांक कौन सा होता है, दो ही एक ऐसा होता है, इकलौता सम है और इकलौता ये सबसे छोटा भी है। सबसे छोटा कितनी बार पूछा गया, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, तो वो क्या होता है, अभाज्य संख्या कौन सी है, दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है 1 से 1 बटा 2 प्लस 11 से 1 बटा 2 प्लस 111 से 1 बटा 2 प्लस इस तरह से दिया, तो आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस इसको 1/2 लिख सकते हो, किसको, इसको 1 से 1 बटा 2 को, प्लस अब 11 से 1 बटा 2 को क्या लिख सकते हो, 11 प्लस 1 बटा 2, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 111 प्लस 1/2। भाई यही तो मतलब होता है, ये 1.5 किलो का मतलब 1 से 1 बटा 2 होता है, तो यही तो होता है 1 प्लस 1/2। और इसी तरह से अगला है 1111 प्लस 1/2। अब कुछ नहीं करना हमें, ये सब जोड़ देने हैं, ये सब जोड़ देने हैं और 1/2 जोड़ देने हैं अलग, तो ये सब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 3 2 1 आएगा, और प्लस 1/2 4 बार जोड़ोगे तो कितना मान आएगा, 2, तो आपका मान कितना आ जाएगा, 1236। यही हमारा उत्तर होगा 1236। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, लास्ट साल फलाना करें ढिमका करें, इन सब चक्कर में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और ऐसे सवाल छूट जाते हैं। तो आप बस देखते रहिए, काम बन जाएगा। ठीक है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए a इंटू बी बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 इंटू 10 का मान क्या होगा, तो बस ए बी की जगह 9 का मान लगाना है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 में गुणे 10, 9 नीमा 81 प्लस 10 दामा 100 और माइनस 90। ठीक है, तो ये मान कितना आ जाएगा, 91, आई थिंक सो 9 है ना, 9 घटेगा तो 91 आ जाएगा, तो मान आ जाएगा 91। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखिए शून्येतर यानी शून्य नहीं है, शून्य से अलग है, तो इस तरह में जब उनका x y का मान रखेंगे तो मान हमेशा ऐसा आएगा, धनात्मक आएगा, हमेशा मान धनात्मक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है मैजिक स्काई और मैजिक स्क्वायर में, सॉरी मैजिक स्क्वायर में के स्थान पर संख्या होगी जहां अन्य संख्याएं दी गई हैं। अच्छा, ये सवाल पूरा यहाँ पर आया नहीं है, इसको बहुत सिंपल था सवाल, कुछ भी नहीं था, तो वो यहाँ पर खैर आया नहीं, कुछ ऐसा था वो सवाल, याद है मुझे, ऐसा था जैसे ये 3 4 दिया था, यहाँ 7 दिया था, यहाँ 5 और 2 दिया था, तो 5 2 7 4 3 7, इसी तरह से आगे बने थे, बस जोड़ने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर v, ये लिखा जो है वो हम आपको बता देते, a की पावर v बराबर 125 लिखा हो, तो आपको कहा जा रहा है कि b की पावर a का मान क्या होगा, है ना, तो इसको क्या कर सकते हो, a की पावर v को लिख सकते हो, ये क्या है, 5 25 पंचे 125, 5 की पावर 3, तब आप कह सकते हो a का मान 5 है और b का मान 3 है। ठीक है, यही तो है ना, a और b के मान यही है, ए का मान देखिए यहाँ पर बेस है तो ए का मान बेस होगा, और ये पार है तो ए का मान पार होगा, यानी 3 होगा, बस वो लगा दीजिए। तो बी का मान कितना था, 3, और पार कितना चढ़ाओगे आप, 5 चढ़ाओगे, ए का मान 5 निकला ना, 5 चढ़ाओगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 243। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 ऐसे चले जाइए 10 तक की, इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, भाई इन्हीं का लासा तो होगी, इन्हीं के लासा को ही केवल इनसे हम विभाजित कर सकते हैं, सबसे छोटी संख्या वही तो होगी जो इनका लासा होगी, और इनका लासा बनेगा जाके 2520, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि 4/8/2017 को 4/8/2017 को कौन सा है, शुक्रवार दिन है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपको मतलब होना चाहिए शुक्रवार, और शुक्रवार के क्या, शुक्रवार के 61 दिनों के बाद, 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो 61 दिनों में विषम दिन निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 8 56, 7 8 56, तो कितने विषम दिन आए, 56 यानी 5, तो हम कह सकते हैं शुक्रवार और प्लस 5 विषम दिन, विषम दिन, तो शुक्रवार के बाद 5 विषम दिन जब आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वो कितने में बेचता है, 390 में बेचता है, 20% का लाभ मिलता है। 20% के लाभ को अगर आप प्रतिशत में बदलें तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 1/5, मतलब वहां पर ये है 5 रुपया है क्रय मूल्य, और 1 रुपया उस पर क्या मिल रहा होगा, उसको लाभ मिल रहा होगा, है ना, लाभ हानि क्रय मूल्य पर देखी जाती है। ठीक है, लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ठीक है, और ये क्या है, किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए बेचने पर, तब विक्रय मूल्य जरा यहाँ पर अपना कितना आएगा, विक्रय मूल्य यहाँ पर जो विक्रय मूल्य आएगा 5 और 1 6 रुपया आएगा, क्यों, 5 तो क्रय मूल्य था, 1 लाभ था, और यही 6 रुपया बराबर दिया है 390 के, तो यहाँ से 1 का मान निकाल दीजिए, तो 6 4 36 और 3 30 6 पंचे 30, 65 रुपए, और आपसे क्या पूछ रहे, क्रय मूल्य था कितना, 5, तो 5 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 25 पंचे 125 और 6 पंचे 30 और 12 30 12 42 425, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है, 25 30 सॉरी 55, हाँ 32, सॉरी कितना आ जाएगा
325 आ जाएगा, 325 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में देख लीजिए दोबारा। कह रहा था 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ मतलब 1/5 हो गया लाभ। तो लाभ होता क्या, 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ होगा, ये तो मतलब हुआ इसका 20% का। तब विक्रय कितना हो जाएगा 6, और आपको विक्रय ही दिया था 390, तो 6 बराबर 390, तो एक का मान कितना आ जाएगा 65 रुपए। अब आपको क्या चाहिए था, क्रय मूल्य, तो 5 हमने माना था, तो 5 का गुणा कर देंगे, 325 रुपए आ जाएगा। तो एक कंपैरिजन हो जाता है, आराम से लग जाता है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई हो, तो जनसंख्या में वृद्धि क्या है, तो वृद्धि कितनी हुई है 5,000 की। 5,000 की वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि कहाँ से हुई है, 60,000 से हुई है। तो 60,000 से हुई है, कितने प्रतिशत की हुई है, 100 का गुणा कर दीजिए, बस इसको काट दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 50 बटे कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3। 50/6 को आप 25 बटे कितना करोगे 3 करोगे, तो 8 या 24 25, 8 सही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 8 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। एक फार्मूला होता है M1, जितने लोग हैं इतने दिन तक काम करते हैं, और काम W1 करते हैं। तो कितने लोग कितने दिनों तक काम करके W2 काम को करेंगे, ये फार्मूला होता है ना। अब यहाँ पर क्या 40 व्यक्ति हैं, तो 40 व्यक्ति हैं 30 दिनों में, और कितने किलोग्राम चावल खाते हैं 200 किलोग्राम। अगर चावल ज्यादा होते तो ज्यादा दिन चलते, तो ये काम में आ जाएगा, मतलब ये काम की जगह रहेगा। तो 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल कितने दिन तक खाएंगे, तो मान लीजिए D2 का मान ज्ञात करना है, तो बस इसको सॉल्व करना है, सवाल लग जाएगा। 200 ये 0 काट दीजिए, 30 से 30 चला गया, इसको यहाँ 40 को काट दीजिए, 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, तो D2 का जो मान आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, यानी हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां, समचतुर्भुज कुछ ऐसे बनाया जाता है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां, और ये विकर्ण होते हैं इसके, और लंबाइयां कितनी है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूरी 16 है तो ये कितनी हो जाएगी 8, और ये कितनी पूरी 12 है तो कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण आपस में कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2 D1 × D2। तब हमसे समचतुर्भुज की भुजा पूछ रहे हैं, तब हमसे ये पूछ रहे हैं, इसका मान पूछ रहा है। तो ये 8 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कितनी निकल आएगी 10 निकल आएगी, है ना। वर्ग करोगे 8 8 64 66 36 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10। तो ये भुजा जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 ठीक है 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो 3/4 का 2/3, 3/4 का 2/3 बराबर किसके है 24 के है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब 1/2 बराबर अगर 24 है, तो फिर 1 बराबर क्या होगा 48, यानी वो संख्या कितनी रही होगी 48 रही होगी। क्या पूछ रहा है 48 का 1/4, तो 48 का 1/4 कितना होता है 12 होता है। ठीक, तो जैसा दिया वैसे कर लिया, कुछ भी ऐसा था नहीं, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, जो इस तरह का क्वेश्चन होता है। क्या करना होता है यहाँ पर, इसका वर्गमूल चाहिए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 10 को आप इसके ऐसे फैक्टर कीजिए, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, और इनका ऐड जो हम जोड़ेंगे इन दोनों को, तो उसका ऐड कितना आ जाएगा, एडिशन कितना होगा 7 होगा, 5 2 7। तो बस इसका जो उत्तर होगा √5 + √2, यही उत्तर होगा, और यही वर्गमूल होता है, बस इतना आपको करना होता है। और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो बस बीच में आपको क्या कर देना है √5 - √2। और किया क्या हमने, इसके दो ऐसे हमने गुणन कर रहे, बशर्ते यहाँ देखना 2 हो, इस रूट के बाहर कितना हो 2 हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा जाके, अगर यहाँ प्लस है तो इसको 5 दूनी 10 ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका योग ये हो, तो फिर क्या हो जाएगा √5 + √2। अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस कर दीजिए। होता क्यों है, ये बात डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे a + b का होल स्क्वायर, तो आपको यही चीज मिलेगी जाके, तो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो यही तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा √5, यानी √5 और √2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, ये किसको था, फिशर को था। ठीक है, आगे देखिए, किसी संख्या के 60% का 3/5 व भाग 36 है, तो 60% कितना होता है, 60% होता है 3/5 का 3/5 बराबर 36 के है। ठीक है, कितने के है 36 के है, तो वह संख्या क्या होगी, तो देख लीजिए 9/25 बराबर 36, तो 9 चौक 36, तो 1 बराबर 100, तो वह संख्या कितनी होगी 100 होगी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी संख्या के 60%, 60% मतलब क्या होता है 60/100 होता है, तो 60/100 को जब सिंपल करोगे तो 3/5 आएगा। तो किसी संख्या के 60% का मतलब गुणा 3/5 36 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 100, लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन है पाई है, तो पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान कंसीडर किया जाता है 22/7, ये कैसा होता है, ये P/Q के रूप में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, ये P/Q के रूप में होता है। और जबकि पाई अपने आप में जो पाई होती है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो, तो a + b + c/c का मान क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा दिया हो, जैसे 1/2 है, सॉरी a/2 है, b/3 है, c/3
5 है। तो यहाँ ए बी सी के मान भी यही होते हैं, तो यहाँ ए का मान भी यही होगा, बी का मान भी 3 होगा और सी का मान भी कितना होगा 5 होगा, अगर ये बराबर में दिए। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ए का मान 3 है, बी का 4 है, सी का 7 है। तो ये मान लगा दीजिए, ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7, और बटे सी रखना है तो सी मतलब 7, ऊपर कितना आ जाएगा 14, 14 बटे 7 कितना मान हो जाएगा 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ जाता है लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी जो पीछे पूछी परीक्षाएं हैं जो हाल ही की हुई 2016 से 2021 करके चल रहे हैं हम लोग, तो उसमें से ही ये क्वेश्चंस हैं। और वैसे तो 30-30 का जो सेट आ रहा है वो एग्जाम का ही है सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इकाई अंक पूछा जाता है आपसे। एक इस तरह का इकाई अंक पूछा जाता है जो सिंपल होता है, तो आपको बस इकाई अंक का ही आपस में गुणा कर देना। 8 छंग 48, 48 में मतलब ये इकाई हमें मिला 8, फिर 8 का 9 से कर दीजिए, 8 छंग 72, 72 में हमें इकाई अंक क्या मिला 2, फिर 2 का 2 के साथ कर दीजिए तो इकाई अंक क्या मिलेगा 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 72 है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कब बनता है, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक दिए होते हैं, एलसीएम एचसीएफ दिए होते हैं, और उनमें से एक संख्या दी जाती है, तब दूसरी संख्या पूछी जाती है। तो वहां पर ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनका दोनों संख्याओं का लासा गुणे मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कैसा है इसको देख लीजिए, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो, और कह रहे हैं इन संख्याओं का योगफल कितना है 60 है, तो इनमें से एक संख्या होगी। देखिए लगाने को तो ये बहुत जल्दी लग जाएगा, बट अभी हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। मान लीजिए संख्या कितनी है 12x और 12y है। अब आप कहोगे 12x और 12y क्यों माना गया, क्योंकि 12 क्या है इनका, इनका महत्तम समावर्तक है, मतलब एचसीएफ है। जब एचसीएफ है तो ये कॉमन होगा दोनों में, तो 12x और 12y हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो और इनका एलसीएम कितना है, और अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे इन्हीं दो संख्याओं का तो क्या आ जाएगा 12x और y, और इनका योग निकालेंगे तो योग क्या हो जाएगा, देखिए 12 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा ना। अगर योग निकालेंगे इन्हीं दो संख्याओं का, तब आपको ये लग रहा होगा कि एलसीएम में भी एचसीएफ होता है और योग में भी एचसीएफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 72 है तो 72 बटे भी आप 12 कर सकते हो, और किसके बटे 60 बटे भी आप 12 कर सकते हो। यहां से मान जो आएगा, यहां से मान आएगा कितना 6, और यहां से कितना आ जाएगा 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, ये किसके मान आ गए, ये x और y के मान आ गए। अब आपको करना क्या है, सॉरी अभी एक्स वाई के कैसे, अब देखिए, अब ऐसी दो संख्याएं जिनका एक्स और वाई, ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल तो 5 हो और गुणनफल 6 हो, तो वो संख्या क्या होगी, एक होगी 3, एक होगी 2। 3 और 2 का गुणा कीजिए, क्योंकि गुणा में थी ना एक्स वाई, तो 6 आ जाएगा, और इनका योग कीजिए 3 और 2 का योग कीजिए, तो योग करोगे तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये योग था। क्लियर हुआ। अब हमें पता चल गया एक्स वाई के मान, एक्स का मान और वाई का मान अलग अलग मिल गया, तो संख्याएं हो जाएंगी 12 में गुणे 3 बराबर 36, और 12 में गुणे 2 बराबर 24। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो क्या पूछा, इनमें से एक संख्या है 24। ठीक है, तो क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 में गुणे 4, 29 में गुणे 4, और एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे 27 में गुणे 4 उतारा शिक्षक द्वारा। उसने क्या उतारा, 27 गुणे 4 उतारा शिक्षक द्वारा। यहाँ सवाल अधूरा है, सवाल ये और था, जब 27 गुणे 4 उतारा और इसका आंसर उसने सही किया, आंसर कैसा किया, गुणा सही किया, तब उस शिक्षक द्वारा क्या किया जाए, विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए, नहीं। उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क, नहीं। उस विद्यार्थी को 5 अंक में से 2 अंक देने चाहिए, नहीं। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा है, तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। हमने कहा ना इसके आगे कटा हुआ है, उसने इसका जो गुणा किया था उसका उत्तर सही आया था, यानी उसको गुणन की प्रक्रिया पता है, तो इसीलिए उसको पूरे अंक देंगे। बस ये पूछेंगे कि आपने इसको गलत क्यों उतारा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2, अब देखिए आप 3/2 जो लिखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो ये 2 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, और ये 3 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। देखिए ये ऐसे हमने क्यों मान लिया, इसको विक्रय माना, इसको क्रय माना, क्यों, फिर से समझिए इसको। और बहुत अच्छा सवाल है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो तुलना किससे हो रही है, तुलना किससे हो रही है, विक्रय मूल्य से। तो जिससे तुलना होती है वो नीचे रहता है, और जिसकी बारे में बात होती है वो ऊपर रहता है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो 2 हो जाएगा विक्रय मूल्य और 3 हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब बताइए, 3 रुपए की चीज खरीदेगी, 2 रुपए में बेचेगी, तो ऑब्वियसली क्या हुई है, उसको हानि हुई है, हानि हुई है। और हानि कितने रुपए की हुई है, 1 रुपए की। और हानि लाभ हमेशा किस पर देखा जाता है, क्रय मूल्य पर। और प्रतिशत में निकालने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 का, तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 33/3% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई
गुणे ऊंचाई, ठीक है, यही तो होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल दे कितना रहे हैं 660 दे रहे हैं, वर्ग मीटर दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या है 660 वर्ग मीटर दे रहे हैं, तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अब कह रहे हैं कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो लंबाई है वो 2x है और चौड़ाई कितनी है x है, और ऊंचाई भी दे रहे हैं, ऊंचाई 11 है, ठीक है। और बराबर किसके चलना है 660 के बराबर, ये कितना हो जाएगा 3x और गुणा करोगे इसमें 2 में तो कितना हो जाएगा 6x और ये 11 से इसको काट दीजिए तो 11 से 66 और 60 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आया 10 आया, x का मान 10 आ गया। उस छत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएंगी, लंबाई चौड़ाई हो जाएंगी 20 और 10, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा गुणा कर दीजिए, यानी 200 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा 200 वर्ग मीटर, ठीक है। तो जैसा फार्मूला था, कुछ फार्मूले होते हैं तो उनको तो हमें पता ही होना चाहिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और मान क्योंकि ऊंचाई का दिया था तो ऊंचाई का लगा दिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया था तो क्षेत्रफल लगा दिया, और लंबाई चौड़ाई को एक दूसरे से संबंध दिखाया गया था कि उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से कैसी है 2 गुनी है, तो एक्स मान के उसको लगा लिया, तो एक्स का मान निकला है। बाकी हम लोग इसको आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि संख्या दी हुई है और कहा जा रहा है ये 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 11 से विभाज्यता के क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सी टेट में भर के पूछे गए, बहुत ज़्यादा पूछेंगे 11 से विभाज्यता से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बस समझ लीजिए 11 से विभाज्यता में क्या करते हैं, जो संख्या दी होती है उसके सम स्थानों पर के अंकों का योग, सम स्थानों पर के अंकों का योग और का अंतर विषम स्थानों पर के अंकों के योग, विषम स्थानों पर के अंकों का योग से करते हैं। और ये संख्या यदि 0 आए, इसका मान यदि 0 आए, 11 आया, 11 का कोई मल्टीपल आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 121 है तो 121 में ये पहला स्थान है और पहले के बाद इसका विषम कौन सा, तीसरा, तो तीसरा हो गया, तो इनका योग करते हैं 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और विषम और सम स्थानों पर क्या है 2 है, और 2 ये हो गया और 2, तो इनका जब अंतर हम देखेंगे यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा 0। अगर 0 आता है, जैसे ये 1 हो गया और प्लस ये 2 तो -2, तो ये अंतर कितना है 0। तो इस तरह से अगर 0 अंतर आता है तो वह संख्या 11 से कैसी होगी, विभाजित होगी, ठीक है। यही हमें यहाँ पर पता करना है। चलिए तो अगली हम जो हमारी संख्या है उसको हम देख लेते हैं। संख्या क्या थी, अब यहाँ पर देखिए 6 पहला, तीसरा और पांचवा, 6 4 10 5, 6 4 10 6 16 हो गया, और दूसरा और चौथा है ही नहीं, 0 है और कुछ है नहीं, तो 16 से क्या घटाएं कि वो क्या हो जाए 11 हो जाए या 0 हो जाए। तो 16 से अगर हम 5 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा 11, और अगर इसका मान 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, यानी हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 5 हमने रखा है उसकी जगह पर, तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, तो ये कौन थे, श्रीनिवास रामानुज, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, में संख्याएं होंगी। तो बाई ऑप्शन इसको देख लेते हैं, क्या दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्याओं का 2 गुना 46, 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 8 45 से 3 ज्यादा, यानी ये नहीं है, ठीक है। ये भी 11 कितने गुना था 2 गुना, 11 दूनी 22 नहीं होगा, ये भी 14 दूनी 28 25, इसको जरा देख लेते हैं, 14 दूनी 28 2 गुना और इसका 5 गुना, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 25 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा, और ये हाँ देखिए 28 जो है ये 25 से 3 ज्यादा है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा और बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो बाई ऑप्शन इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको कैसे अटेंड कर लो, बाई ऑप्शन उसको आप अटेंड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया गया है, यदि इसे 1 घन सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 घन सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक रंगीन होगा। तो केवल एक फलक, पूरा घन था, पूरे घन को जब काटा गया तो केवल एक फलक रंगीन होने के लिए जो फॉर्मूला होता है, लाइट बहुत गड़बड़ कर रही है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर था क्या 5 सेंटीमीटर भुजा थी ना, तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू और कितने 5 -2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू यहाँ 3 3 त्रिका 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 54, तो वहां पर जो घनों की संख्या निकलेगी वो कितनी आ जाएगी 54 आ जाएगी, जिनका एक फलक केवल रंगीन होगा। तो कह सकते हैं एक फलक रंगीन, जब पूरे उससे काटा जाता है पूरे घन से, रंगे हुए घन से, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाए, कोई आंकड़े रखे जैसे
दो, ये लाइट बहुत ही गड़बड़ कर रही भाई। तो आज तो सब लाइट ने भाई को डिस्टर्ब कर रखा है। देखिए, चलिए वो होने दो बंद, आप क्वेश्चन में फोकस कीजिए। ये देवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण, मान लीजिए 2 है, 3 है, ये ऐसे रखे हैं, 5 है, 7 है, ऐसे करके कोई आंकड़े रखे हैं और वो ये कह रहा है, और ये अवरोही क्रम में रखे हैं, तो मान लीजिए हमने चलो आरोही में रख दिए। अब वो कह रहे हैं अगर हम चरम प्रेक्षण हटा दें, इधर से 2 हटा दें और इधर से 8 हटा दें, ये चरम प्रेक्षण हो गए दोनों तरफ। एक इधर की निम्न सीमा हो गई, वो सबसे ज्यादा हो गई। तो चरम प्रेक्षण अगर हटा दिए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन से मापक हैं जो प्रभावित होते हैं? तो देखिए, इसमें माध्यिका प्रभावित नहीं होती, याद रखना, इसमें माध्यिका जो होती है वो प्रभावित नहीं होती है, बाकी माध्य और बहुलक प्रभावित होते हैं। ठीक है, बहुलक वो होता है जो संख्या में उन प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार अंक आता है, उसको हम बहुलक कहते हैं, और माध्य उनका क्या हो जाएगा, एक तरह से एवरेज हो जाएगा, तो वही प्रभावित नहीं होता है। और बीच का अंक जो माध्यिका मीडियन होती है वो वही रहती है। आप इनके भी बीच में देखोगे तो यही है, और आप इनको हटा दीजिए तब भी इनके बीच में जो आएगी संख्या वो कितनी आएगी, 5 ही आएगी, तो माध्यिका परिवर्तित नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4, यह संख्या 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसमें देख लेते हैं 3 और 4 से विभाजित होने के लिए, तो 4 से विभाजित कहती है कि अंक लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पर 44 है, तो 44 4 से विभाजित होता है, ठीक है। और 3 से विभाजित कहती है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 4 4 8 और 4 12 है, तो ये भी योग 3 से विभाजित है, यानी ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, जबकि इससे छोटी 44 और 333 में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। अगला है क्वेश्चन, अगला है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी बहुभुज में, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। अब कितना है, पंचभुज है तो 5 लगा दीजिए, 5 - 2 और 180 करोगे तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 में गुणे 180, 18 3 54, यानी कि जो मान आएगा कितने डिग्री आएगा, 540 डिग्री। तो 540 डिग्री हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है, तो वही हो जाएगा। n की जगह आप पंचभुज था तो 5 लगा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, 4/7 कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? तो इसको जरा ट्रिक के माध्यम से लगाते हैं, सोच के थोड़ा सा लगाते हैं। यहाँ पर हम एक्स वेक्स नहीं मानेंगे, सीधा ऐसे लगाते हैं, एक्स मानोगे तो भी लग जाएगा, बट ऐसे लगा के देखते हैं, आप देखिए समझ में आता है आपको नहीं आता। देखिए, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है, छोड़ दो उसको। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, धंसे हुए का कितना खींचा जाता है, 1/3 खींचा जाता है, 1/3 बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। अगर 1/3 उसका खींचा गया है, ठीक है, तो 1/3 खींचा गया है, तो यहाँ पर जो अंदर रहा होगा ये 3 पूरा होगा खंबा, 1/3 अगर खींचा गया और 1 खींचा गया होगा, मोटा मोटी देखो, अगर कोई भिन्न के रूप में चीज होती है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसमें क्या अंश होता है क्या हर होता है। अगर किसी चीज का 1/3 भाग खींचा गया है, इसका मतलब है 1 खींचा गया और 3 था, तब बचा कितना होगा, तब जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, 2 अंदर बचा होगा, है ना, धसा हुआ होगा, 2 धसा होगा। और जबकि 2 धसा नहीं है, वो बता रहे हैं कि अंदर कितना धसा है, 8। तो 2 का मान अगर 8 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 4, 1 का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब देखिए 4 हो गया, तब पूरा खंबा कितना रहा होगा, पूरा खंबा कितना रहा होगा, 4 3 12 रहा होगा। ये जो 12 है ये कौन सा है, ये जो 12 है ये है 4 की वैल्यू, किसकी है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में था ना, और हम कीचड़ ही वाला तो निकाल रहे थे, तो ये जो 12 वैल्यू आई है ये 4 की आई, तो 4 की वैल्यू 4 3 12 है, तो फिर 7 जो पूरा खंबा है इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक्स मान के भी इसको लगाया जा सकता है, चलिए देखेंगे बाद में। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, अगर ए और बी करते हैं तो वो 12 दिन लगाते हैं, बी और सी करते हैं तो वो 15 दिन लगाते हैं, और सी और ए करते हैं तो वो 20 दिन लगाते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों इस तरह से मिल के करते हैं काम तो ऐसे टाइम लगाते हैं। तो अगर हमें ओवरऑल काम कराना हो तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, आपको पता होगा एलसीएम इसका हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए भी 12 दिन में 60 काम करते हैं तो ये एक दिन में कितना करते होंगे, 12 पंचे 60, 5 काम करते होंगे, कौन, ए भी एक दिन में, ये एक दिन में होगा काम इनका। भाई जब 12 दिन में पूरा 60 काम हमने मान के चले ना, माना यही काम है हमारा, माना यही 60 काम है, और माना क्या जाता है, एलसीएम माना जाता है। ठीक है, तो 12 काम जब ये 12 दिन में 60 करते हैं तो एक दिन में 5 करते होंगे, ये एक दिन में कितना करते होंगे 4, और ये एक दिन में कितना करते होंगे 3। तो ये सभी मिलके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ए बी
मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये सब मिलके ऊपर वाले जितने पूरा काम 5 एक दिन में कितना करते होंगे, 5 4 9 और 3 12 करते होंगे, ठीक है 12 करते होंगे। तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो यानी a प्लस बी प्लस सी मिलके 12 दिन में करते होंगे, तो 2 से ही कट जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते होंगे, 6 काम करते होंगे, बस ये निकल आया। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना निकल आया, 6 निकल आया। अब हमसे पूछा क्या गया था, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जब ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन सॉरी एक दिन में 6 काम करते हैं, तो यहाँ पर हमें ए का पूछा गया, तो बी सी का हटा दें, हम किसका हटा दें, हम यहाँ पर बी सी का हटा दें, ये बी सी है इसको हटा दें। तो बी सी कितना करते थे एक दिन में, देखो जरा, बी सी एक दिन में करते थे 4, तो इससे 4 हम हटा देंगे। तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना रह जाएगा बताओ, 6 था तीनों का एक दिन का काम, बीसी का हमने 4 हटा दिया, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 2। ए का एक दिन का काम 2 हो गया। अब बात ये आ रही थी कि पूरे काम को कितने दिन में करेगा, और पूरा काम हमने माना कितना था, 60। जब वो एक दिन में करता है 2 काम, तो 60 काम को वो कितने दिन में कर लेगा, 30 दिनों में। तो इस तरह का जब सवाल आता है तो उसको ऐसे लगाते हैं, जब आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बता के चलेंगे। अभी आपको एक आइडिया होता जा रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। एक त्रिभुज है इस तरह से ABC, त्रिभुज है ABC और इसके मध्य बिंदु है ये जो भी होंगे DEF, ठीक है, मध्य बिंदु DEF है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य ये होता है कि ये जो एरिया होते हैं 1 1, इन सभी के एरिया आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बात इतनी सी है, ठीक है। तो एरिया बराबर होंगे तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये चारों हो जाएंगे पूरे त्रिभुज का 1/4, यानी यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आपको बस ये बताना था कि इनके सभी के एरिया कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना मध्य बिंदु पर काटते हैं, ये इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है। यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः कितना है, अंतर देखो, अंतर 5 है और गुणनफल 36 है। अंतर 5 है और गुणनफल कितना है, 36 है। तो उनके व्युत्क्रमों रेसिप्रोकल का अंतर क्या होगा। और व्युत्क्रम क्या होंगे भाई, किसी संख्या का x है, इसका अगर हमसे व्युत्क्रम कहा जाए तो क्या होगा, 1/x होगा। व्युत्क्रम मतलब 1/x, ठीक है। तो अब इसको हमें करना है तो हम बस क्या कर देंगे, इस वाले समीकरण में पहले वाले में दूसरे वाले का बस भाग लगा देंगे, लगा दो भाग। तो x माइनस वाई बटे एक्स इंटू वाई बराबर 5/36। उत्तर तो यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देख लो कैसे, अब हम x बटे एक्स वाई करेंगे माइनस बाई बटे एक्स वाई करेंगे, बाई से वाई कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, इधर आ जाएगा 1/बाई माइनस 1/एक्स। व्युत्क्रम हो गया ये 1/बाई माइनस 1/एक्स, और बराबर वैल्यू आ जाएगी 5/36, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/36 आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। तो ठीक है, इसको भी बाई ऑप्शन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, बाई ऑप्शन। किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, बाकी उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या। अब 6 तो सबका ही होगा, देखिए 5 3 8, ये तो ऐसे हट जाएगी किसी दो की संख्या के अंकों का गुणनफल। 5 15, 6 कम 6 और 4 12, ये भी है, 2 6 23। इसका बन रहा है अंकों का गुणनफल। दो अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6, तो केवल 2 ही में तो बन रहा है, ठीक है। उस संख्या में 9 जोड़ने से, अब इसमें 9 अगर हम जोड़ें, 9 जोड़ने से, तो 9 जोड़ने से उस संख्या में 9 जोड़ने से, उस संख्या में 9 जोड़ने से क्या होता है, अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो किसमें बदले, 23 का 32 हुआ, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे होता है, कभी कभी बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन आराम से लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो शिक्षकों को कभी भी रटने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो कोटिपूरक कंप्लीमेंट्री कोणों का अंतर 40 है। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, कोटिपूरक जो कोण होते हैं तो उनका कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। देखिए कोटिपूरक कोण जो होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे वहां पर, अब उनका अंतर पहले से 40 है, तो ये 40 को तो हटा ही दें, 40 हटा दें तो कितना बचेगा, 50। और 50 को हम दो जगह बांट दें, तो ये 25 इधर हो जाएगा और 25 इधर हो जाएगा, और बस एक जिसका 40 ज्यादा है, एक में 40 जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा, 65। एक कोण हो जाएगा 65 और एक हो जाएगा 25 डिग्री। 65 और 25 फिर से समझ लीजिए, दो कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 होता है। कह रहा एक कोण 40 ज्यादा है, तो उस 40 को पहले हटा दो, किसी एक को बाद में दे देंगे, बचा कितना, 50। 50 को आधा आधा कर दो, 25 25। अब 40 एक का ज्यादा था तो एक को 40 दे दीजिए, तो एक हो जाएगा 65 और एक रहेगा 25। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। सिंपल सा है, 12 का भाग लगाइए, शेषफल निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना
चाहिए। किसी विद्यार्थी में इनमें से क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण होना चाहिए। बिना समझे रटने की क्षमता नहीं, बिना समझे रटने की क्षमता कोई मतलब ही नहीं। शिक्षक को सुनने की क्षमता, ये भी गलत है, सुनने के लिए नहीं बैठा है बच्चा वहाँ पर। अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति हुई। तो गणितीय संप्रेषण को हमें क्या करना चाहिए? आंकना चाहिए। ठीक है, आगे है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर होता है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण हमें बता दीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो अधिकतम प्रेक्षण 13 हो गया और न्यूनतम हो गया 2, और इनका अंतर हमेशा रेंज कहलाता है, परिसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परिसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। y का x% और x का y% किसके बराबर है? देखिए y का x%, तो x% मतलब x बटे 100, और प्लस x का y%, तो y बटे 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x y बटे 100 प्लस x y बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल 2x y बटे 100। तो हम कह सकते हैं कि x और y का 2% है ना। 2x y का मतलब क्या हो गया? x और y का 2%। इसको अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? x y इंटू 2/100। देखिए वही चीज बनी जाके जो वहां पर मिली थी, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। गणित निष्कर्ष तक पहुंचने का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये बेंजामिन पियरे ने कहा था, अमेरिकन वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। यदि राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक हो, देखिए ये है राम, ये है श्याम, कह रहे हैं राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक हो। तो श्याम की अगर 100 है, इसकी 60% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी? 160। तो श्याम की मासिक आय राम से कम होगी, तो कितनी कम है बताओ? कितनी कम है श्याम की? श्याम की कम है 60, और किससे? सॉरी, किससे? राम से कितनी कम होगी? तो राम नीचे आ जाएंगे 160। श्याम की आय मासिक आय राम की मासिक आय से कम, तो तुलना किससे कर रहे हैं? राम से पूछ रहे हैं, तो 60 कम है राम से, तो 160 नीचे आ जाएगा गुणे 100। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, 4 चौको 16 और 15 चौको 60, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 पन्ना 75, 75 उठे 2, यानी 37.5%। तो कितनी हो जाएगी? 37.5% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला है, यदि त्रिभुज XOY ये बना, त्रिभुज XOY, ठीक है, XOY जहाँ O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, और XO, ये जो XO है, ये भुजा है, ये OY पर लंब है, यानी ये इस पर लंब है, कह सकते। तो ये 90 डिग्री का होगा, लंब है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 32 है, 32 त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज कैसा बन गया? जाके आप देखोगे तो इस तरह का त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री, तो ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, संपूर्ण त्रिभुज है ना, 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब। यहाँ पर अगर ये आधार है, अगर ये आधार है, तो ये भुजा क्या होगी? लंब, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो और ये दोनों फॉर्चुनेटली क्या है? ये केंद्र से परिध पर है, ये भी आर है, यानी त्रिज्या है, ये भी केंद्र से परिध तक है, तो ये भी आर है, ये भी त्रिज्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2 आधार भी आर है और लंब भी आर है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे दे रहे थे कितना? 32। तो आर स्क्वायर बराबर 32 दूना 64, तो आर का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8, 8 64 होता है, तो आर का मान 8 आ जाएगा, यानी इसकी जो त्रिज्या निकल के आ गई वो 8। अब आप क्या पूछ रहे हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 लगा दीजिए, या पाई का मान है तो पाई रहने दीजिए, सॉरी, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर मतलब 8 8 64, तो 64 पाई इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, उन्होंने ज्योमेट्री को यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे 2 आकृतियां यूज करके बनाया। तो इस तरह के प्यारे क्वेश्चन आते हैं। समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दर्शाता है रेखा आलेख। ठीक है, लाइन ग्राफ होता है, और ये टाइम के अनुसार ऐसे नहीं जो चलते हैं, जो हम लोग देखते हैं क्रिकेट वगैरह मैच, तो ऐसे इस तरह से चलते हैं। तो टाइम होता है, टाइम के हिसाब से उनमें वृद्धि या कमी दिखाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, गणितीय कौशलों का विकास निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास। देखिए है तो ये भी सही, बट ये क्या है? क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके सही है, बट यहाँ पर एक अच्छी बात ये कह रहा है, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर। तो स्पष्ट जब संकल्पनाओं को कॉन्सेप्ट को कर दिया जाता है, तो बाद में आप अभ्यास करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अभ्यास कराना कोई अच्छी बात नहीं होती, इसलिए ये वाला ज्यादा बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों में विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, सही पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, बच्चों का गणित में मनोरंजन करना। पहला ही हो जाएगा विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है? तो प्राकृतिक संख्याओं में योगात्मक तत्समक का गुण नहीं होता है, क्योंकि योगात्मक तत्समक 0 होता है। किसी संख्या में जब हम 0 को जोड़ते हैं तो उसका मान 5 आएगा, और 0 होना चाहिए, और जबकि आपको पता है नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है, इसकी शुरुआत 1 2 3 ऐसे करके होती है। तो इस तरह से हो जाएगा। क्रम में भी नियम होता है 2 + 3 = 3 + 2, तो यानी कि ये होता है। ठीक है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है? जैसे 5 में गुणे 1 = 5 है, तो
इसके लिए गुणात्मक तस्मक क्या होगा, 1 होगा। तो ये सब होते हैं, बस योगात्मक तस्मक नहीं होता और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 100 क्वेश्चंस देखे 2016 से 2021 के सेट हम लोग करके चल रहे हैं। इसका मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो और बनेगा 100 क्वेश्चन का, और पूरे आपके मैथ्स के जो भी लेटेस्ट पैटर्न है 2016 से अभी तक के, वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पूरा आउटलाइन मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर्स पे, कौन से पोर्शन पे गणित के हमें ज्यादा फोकस करना है। तो ये चीजें आपको समय से ससमय मिलती रहेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, और सेशन पसंद आया लाइक कर दीजिए, कमेंट तब कर दीजिए, बिल्कुल जरूरी हो जाएगा जब आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हमसे पूछना हो, कुछ भी अपनी रणनीति कुछ बनाने के लिए हमसे परामर्श चाहिए हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नीचे लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।